नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 28 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल का जो हमारा ड्यू वीडियो है वो मैं कोशिश करूंगा आज रात से पहले पहले आपको मिल जाए, ठीक है। 27 तारीख वाला पहले हम बात कर लेते हैं 28 तारीख की। एक्सप्लेन पेज से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, उसकी नाइट सफारी पे निकल गए असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और साथ में सदगुरु जग्गी वसुदेव, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना उनको करना पड़ रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने जवाब दिया कि बोला हम देखें तो किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं किया है हमने, और अंडर द लॉ जो प्रोविजंस उन्हीं के बेसिस पे हम नाइट सफारी के लिए निकले। और देखा जाए तो टेक्निकली ये बात सही भी है। हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट को गवर्न करने के लिए दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं। एक तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। फर्स्ट एक्ट की बात करें, उसमें ये होता है कि जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनमें एक तो उन पे एप्लीकेबल होता है फॉरेस्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। जितने भी फॉरेस्ट एरियाज होते हैं उन सब में सबको कवर करता है और ट्रेस पासिंग प्रोहिबिट करता है। दैट मीन्स कि कोई भी रोड हो या फिर आप ऐसे ही क्रॉस करके जाओ किसी भी फॉरेस्ट एरिया को, या फिर आप ऐसे ही घूमने फिरने निकल जाओ, वो चीज़ रोकी जाती है, ठीक है। और इसमें क्या प्रोविज़न है फॉरेस्ट एक्ट के अंडर में, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, कोई भी जंगल वाला एरिया है ना, रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें विलेजर्स जो हैं उस एरिया में जो भी गांव हैं, उन गांव में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के अलावा जो कोई भी होगा ना, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी एंट्री के लिए। फॉरेस्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं कि हाँ भाई हम इस फॉरेस्ट एरिया में जाना चाहते हैं। अगर वहाँ पे कोई विलेज है एग्जिस्टिंग और विलेज के जो लोकल्स हैं वो अगर घूमना चाहते हैं, वो अपने काम के लिए मूव करना चाहते हैं, तो वो ईजिली कर सकते हैं। बट आउटसाइडर को परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। ये तो प्रोविज़न हो गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा वो क्या करेगा, रूल्स अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ में, ठीक है। तो कोई भी अगर प्रोटेक्टेड एरिया, फॉर एग्जांपल सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कोई नेशनल पार्क है, उसमें अगर कोई एंटर होना चाहे तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा स्टैब्लिश रूल को फॉलो करते हुए एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो इसी एक्ट के अंडर में कौन सा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी के अंडर में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी स्टैब्लिश्ड है, जो कि टाइगर रिजर्व से रिलेटेड रूल्स बनाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंडर ही ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो स्टैब्लिश की गई है। तो इस तरीके से काजीरंगा क्या है, नेशनल पार्क भी है तो टाइगर रिजर्व भी है। तो इस तरीके से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रेगुलेशन है वो भी एप्लीकेबल होते हैं इस पे, ओके। अब चीफ वार्डन, वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया की हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के और अपने हिसाब से प्रोविज़न बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव, चाहे चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो भी अगर उन रूल्स को वायलेट करते हैं तो फिर बाद में मुश्किलें पैदा हो जाती हैं उनके लिए, ठीक है। उनके मतलब प्यूनिटिव प्रोविजंस है। पर हाँ, यहाँ पर ये है कि चीफ मिनिस्टर के साथ में चीफ मिनिस्टर अगर गाइड कर दें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि जी आप हम इस तरीके से विजिट करना चाहते हैं, या फिर आपको अपने रूल्स में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़े फेवरेबल हो सकें, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो चलता है। और ये सारा प्रोविज़न किसके अंडर में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब ये कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है उसके द्वारा जो रूल्स फॉर्मुलेट किए जाएंगे, वो पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, जिस भी स्टेट में वो लोकेटेड है प्रोटेक्टेड एरिया, वहाँ के गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके वो लॉज फॉर्मुलेट करेंगे। और अगर उन लॉज की बात करें तो वहाँ पर कोई भी उन लॉज को वायलेट नहीं कर सकता। इवन एक चीफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी इस चीज़ को वायलेट नहीं कर सकता। और अगर वायलेशन के चांसेस हैं तो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपने हिसाब से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से बातचीत करके और रूल्स को मॉडिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविज़न है। काजीरंगा की बात करें तो नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि चीफ मिनिस्टर ने बातचीत की थी कि नहीं, कि डेफिनेटली की होगी। ऐसा तो कैसे हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ वार्डन से बिना पूछे एंटर तो हुए नहीं होंगे, डेफिनेटली अपना पूरा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया होगा। इसके अलावा देखा जाए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को देखो नाइट सफारीज के लिए मना कर दिया था, ठीक है। नहीं, ये नाइट सफारी का मतलब रात के टाइम पे इस गाड़ियों में घूमना फिरना, देखना, वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व करना, वो सारी।
तो कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व्स ये कहाँ पर आते हैं? मध्य प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है। तो उनकी बफर जोन में भी नाइट सफारीज के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बोला वाइल्ड लाइफ को बहुत प्रॉब्लम होती है जब वहाँ से व्हीकल्स निकलते हैं, उसकी लाइट से डिस्टर्बेंस होती है। इसी तरीके से 2010 की बात करें तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया था कि जो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है वहीं पे लोकेटेड है कर्नाटका में, वहाँ पर 50 हेक्टेयर की ज़मीन मतलब नोटिफाई कर दी गई थी कि वहाँ पर नाइट सफारी अलाउ कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। कुल मिला के बात क्या है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोविज़न किए हुए हैं। एक तो मध्य प्रदेश में तो मना कर दिया NTCA ने, और जबकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने नाइट सफारी को अलाउ किया हुआ है। तो ये बात हो गई। फिर बात आती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड अगर नज़र डाले तो देखो अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत हद तक अलाउड है नाइट सफारी, बहुत कॉमन है वहाँ पे, है ना। हमारे यहाँ पर सेंचुरीज़ में इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारे तो फिर भी पूछा जाता है, अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। वहाँ पे नॉर्म है, घूमने फिरने निकलते हैं लोग, ठीक है। जैसे बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, कीनिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया, जाम्बिया, यहाँ पर क्या है, प्राइवेट कंसेशन मिल जाते हैं, छूट मिल जाती है, आराम से जा सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि नाइट सफारी इंडिया में क्यों इनकरेज नहीं है। पहली चीज़ तो हमारे यहाँ पर कोई फॉरेस्ट प्राइवेटली ओन्ड नहीं है ना, कि हाँ भाई कोई प्राइवेट एजेंसी एंटिटी ने मिलकर के फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है वो फ्लॉरिश कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा गवर्नमेंट के अंडर चलता है सारा काम, और ऐसा नहीं है कि कुछ डेवलप किया हुआ है, ज़्यादातर नेचुरल है, ठीक है। अफ्रीका की बात क्या है कि वहाँ पर वेजिटेशन तो कम है, सवाना ग्रासलैंड्स है ना, तो वहाँ पर वेजिटेशन होती है बहुत कम। तो रात को अगर नाइट सफारी के लिए कोई निकलता भी है ना, तो उनको 360 डिग्री व्यू, मतलब चारों तरफ आराम से दूर दूर तक वो देख सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को। जबकि इंडिया में हमारे यहाँ पर डेंस ट्रॉपिकल वेजिटेशन है। कुल मिला के बात क्या आ गई कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ सामने आ भी जाए, मान लो कोई टाइगर ही सामने आ जाए, तो इंडिया में तो एकदम से आने का डर रहता है, क्योंकि दिखता नहीं है दूर दूर तक। जबकि अफ्रीका में वेजिटेशन की रहती है कमी, तो दूर दूर तक आराम से ट्रेस हो जाता है कि हाँ जी कहाँ पर कोई वाइल्ड लाइफ मूवमेंट कर रही है या कुछ और है। तो कुल मिलाकर के ये कारण है जिसकी वजह से इंडिया में हमें क्या है, अभी तक प्रॉपर अप्रूवल है नहीं, और वो भी अप्रूवल भी है तो क्या है, कंडीशनल है, पूछ लो, वो वाली चीज़ है। तो ये है पूरा सिनेरियो। बाकी तो देखो VIP हेलीपैड बनाना, VIP व्हीकल्स का मूवमेंट करना, वो सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है लॉन्ग टर्म में। कैसे कि अभी जैसे हिमंता बिस्व शर्मा जी अभी गए हैं, ठीक है, साथ में सदगुरु जग्गी जी गए, तो यहाँ पर इशू जो आ रहा है, हम उस इशू की बात कर रहे हैं। वो क्या कि ये एक नॉर्मल बन जाएगा, लोग जाने शुरू कर देंगे कि हाँ भाई अभी कुछ दिनों पहले तो CM तो गए ही थे, हम क्यों नहीं जा सकते फिर। तो वो फिर एलिट वाला वो डिबेट चालू हो जाएगा फिर, है ना। तो ऐसे में ये कुछ कंसर्न्स हैं। बाकी टेक्निकली देखा जाए तो कोई इशू है नहीं, जो प्रोविजन थे वो हमने देख लिए नाइट सफारी से रिलेटेड। नेक्स्ट है वार्मिंग ऑफ ओशन, रीजन वाई हरिकेन्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर। देखो सीधी सी बात है, हरिकेन्स क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही हैं, और वेस्ट अटलांटिक ओशियन वाले रीजन में हरिकेन्स नाम से ही जाना जाता है, ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म्स आते हैं उनको, ठीक है। अब देखो अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, और अभी वहाँ पर हरिकेन नाम है यहाँ पर आइना, ठीक है, इयान, सॉरी आइना नहीं, इयान, हरिकेन इयान जो है वो हवाना वाले एरिया में आकर के स्ट्राइक कर गया, और देखो स्पीड थी हवाओं की 72 मील पर आवर, बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है। तो इस स्पीड में आप देख सकते हो ये पेड़ जो रेजिलियंट रहते हैं इस तरीके की हवाओं में, वो भी बिल्कुल डैमेज हो गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सवाल ये आता है, क्यूबा वाले एरिया की बात आ रही है, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि ये इंटेंसिफिकेशन कैसे हो रहा है। देखो क्लाइमेट चेंज तो एक रियलिटी है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। और पिछले 50 सालों में टेम्परेचर राइज ज़्यादा हुआ है कुछ, ओके, और उसमें जो एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 1901 से लेकर अभी तक एवरेज एक दशक में अगर देखा जाए ना, आप देख के चलो यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर जो है हर एक दशक में 0.14 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर राइज हुआ है। और ये डेटा रिलीज़ किया है यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा, ठीक है। और अभी रिसेंट टाइम में देखा जाए तो ओशन धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होता है, गर्म होगा तो वहाँ पे पानी की गर्मी की वजह से वाटर वेपर बनेगा, तो उस हीट की वजह से क्या बनता है, एटमॉस्फेयर भी गर्म होगा। एटमॉस्फेयर गर्म हुआ तो क्या हो गया, वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन बन गई, मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, और जितनी ज़्यादा मॉइस्चर सप्लाई होती है हरिकेन्स को या फिर इन साइक्लोन्स को, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर बनते चले जाते हैं। तो सेम चीज़ अभी देखने को मिली है। और आजकल तो क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बहुत कम समय में बहुत जल्दी हरिकेन्स बन जाते हैं। 2020 में एक सैटेलाइट इमेज रिलीज हुई थी एक एनालिसिस बेसिस पे,
कि एक तो कैटेगरी थर्ड के जो स्टॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उससे ज़्यादा के मतलब बहुत ज़्यादा डिजास्टरस साबित हो रहे हैं ये, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए हवाओं की स्पीड 110 मील पर आवर की स्पीड तक भी पहुंच पा रही है, जो कि पहले 1900 मतलब 1979 के आसपास में देखें तो तब से अभी तक लगभग 8% ज़्यादा इंक्रीमेंट है, 8% ज़्यादा स्पीड हो रहा है हवाओं का अगर मूवमेंट की हम बात करें, ठीक है। रैपिडली इंटेंसिफाई हो रही है हवाएं, ये चीज़ भी क्लियर हो गई, क्योंकि वही चीज़ है, हीट ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा क्विकली फॉर्मेशन में आते हैं ये साइक्लोन्स, ठीक है, जिनको हरिकेन्स हम अभी बोल रहे हैं वेस्ट अटलांटिक ओशन की अगर बात की जाए तो। रिसर्चर्स ने ये कहा है कि हरिकेन जो है वो रैपिड इंटेंसिफिकेशन, आप ये देखो कि 1% 1980s के टाइम पे जो इंटेंसिफिकेशन जो था इनका जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन का, वो 1% राइज हुआ था, जो कि अब तक 5% तक राइज हो चुका है। तो इस तरीके से ये भी हो गया। अब इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, रेनफॉल साथ में आना, हवाएं ज़बरदस्त स्पीड से मूव करना, वो सारी चीज़ें आती हैं इसमें। फिर सवाल आता है कि क्या ओशन के गर्म होने की वजह से ही ये कुछ हो रहा है। तो देखो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करता है क्लाइमेट इफेक्ट के अलावा। जैसे यहाँ पर जो है एक इफेक्ट बताया जा रहा है, दैट इज़ वर्टिकल विंड शीयर, दैट मीन्स हवाओं का ऊपर उठना गर्म होकर के। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि जब जब टेम्परेचर राइज होता है ना, वार्मिंग टेम्परेचर की वजह से ये जो वर्टिकल मूवमेंट है हवाओं का, ये पड़ जाता है कम, और ज़्यादा मूवमेंट टेंडेंसी कैसी हो जाती है, हॉरिजॉन्टल। और वो हॉरिजॉन्टल टेंडेंसी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में हरिकेन्स हैं वो अमेरिकन कोस्ट के साथ में हिट करेगी, और उतना ही वहाँ पे डैमेज क्रिएट करेगी। तो देखा जाए तो ये जो वर्टिकल शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वर्टिकल विंड शेयर, ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हरिकेन वीक पड़ेगी। पर टेम्परेचर राइज होने की वजह से वर्टिकल विंड शेयर है वो तो पड़ रहा है कम, डाउन हो रहा है, और वर्टिकल विंड शेयर डाउन होने की वजह से जो एक ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है हरिकेन के फॉर्मेशन में, वो ऑब्स्ट्रक्शन पड़ गया वीक, इस वजह से हरिकेन हो गई स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज़ एक और पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो अल्टीमेटली रिलेटेड तो फिर भी देखो वो वार्मिंग की वजह से ही है ना, टेम्परेचर राइज होने की वजह से, पर एक इक्वेशन लूप बन गया अलग से। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम शॉर्ट नोटिस राइज आ रहा है, शॉर्ट नोटिस में ही डेवलप हो रही है। मतलब आप देखो कि अलर्ट अनाउंस किया, लोगों को निकलने का मौका भी नहीं दिया, इतने में तो आप देखो कि लोग तैयारी करते हैं कि हाँ जी हरिकेन आने वाला है, हमें बच के निकलना है यहाँ से, इतने में तो लैंडफॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिम्टम्स है सीधा ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के। नेक्स्ट आर्टिकल है स्मैशिंग इनटू द रॉक, अ स्पेस रॉक। बेसिकली ये आप इमेज देख सकते हो, ठीक है। इस इमेज में डार्ट नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था नवंबर 2021 में नासा ने। टारगेट था ये जो यहाँ पर ये जो रॉकी स्ट्रक्चर या रॉकी अपीयरेंस आप देख रहे हो ना, टॉपोग्राफी, ये डाइमोर्फोस करके एक एस्ट्रॉइड है, उसका सरफेस है, और उस पर हिट कराया गया है डार्ट नाम के एक स्पेस मिशन को। अब जानते हैं ये पूरा क्या है मैकेनिज्म, क्या है ये पूरा सिस्टम। देखो जिस तरीके से हम साइंटिफिक फिक्शन मूवीज देखते हैं ना कि भाई कोई एस्ट्रॉइड अटैक कर देगी या एस्ट्रॉइड हिट कर देगी अर्थ को तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अर्थ, ऐसी बात नहीं है, हुआ भी है। डायनासोर्स का जो एक्सटिंक्शन हुआ था ना 6.5 मिलियन ईयर्स अगो, वो भी एक एस्ट्रॉइड की हिट की वजह से ही कंसिडर किया जाता है कि एस्ट्रॉइड आई और वो टकरा गई अर्थ से और पूरा सिस्टम डगमगा गया। तो ऐसे में अभी नासा के द्वारा एक ट्रायल किया गया, ठीक है। ट्रायल में ये था कि कल को ना फ्यूचर में कोई एस्ट्रॉइड आकर के अर्थ सरफेस से हिट करे, हिट करने का हमें लगे कि हाँ हिट कर सकती है, तो हम कैसे बचा सकते हैं ह्यूमन सोसाइटी को अर्थ सरफेस पे। तो ऐसे में आप देखो अर्थ से लगभग 11 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड एस्ट्रॉइड जिसका नाम है डाइमोर्फोस, उस पे एक टारगेट लेकर के एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया डार्ट नासा ने कि हम अगर लगे तो हम कैसे उस एस्ट्रॉइड का पाथ जो है वो अर्थ की तरफ आती हुई को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर उसको एक तरीके से डैमेज कर दें जिससे कि उसका पाथ डाइवर्ट हो जाए और अर्थ को हम सेव कर लें। तो ऐसा ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, कॉलिजन से बचाने के लिए। ओके, तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज रही, ठीक है, और ये सक्सेसफुल रहा, सबसे अच्छी बात ये है। डेंजर की अगर बात करें तो वैसे तो नासा के द्वारा ये बताया गया है कि आने वाले 100 सालों में वैसे तो एस्ट्रॉइड्स हिट करें अर्थ को दूर दूर तक चांसेस लग नहीं रहे हैं, पर फिर भी
फ्यूचर में अगर कोई चांसेस बने तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। एस्ट्रॉइड्स बेसिकली देखा जाए तो एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पर होता है? मार्स एंड जुपिटर दोनों के बीच का जो बेल्ट होता है, जो कि सन के चारों तरफ घूम मतलब एस्ट्रॉइड जो है वो रिवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। तो वो एस्ट्रॉइड बेल्ट वहाँ पर ही है, ठीक है। और बाकी कुछ एस्ट्रॉइड्स होते हैं उस बेल्ट से साइड में भी निकल जाते हैं। भाई सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, रॉकी प्लैनेट्स हैं, रॉकी बॉडीज़ हैं, किधर भी जा सकते हैं, है कि नहीं। उनको एक मोमेंटम मिलना चाहिए, उनकी ग्रेविटी सेटिस्फाई होनी चाहिए उसके हिसाब से। तो एस्ट्रॉइड जो हैं वो पहले भी बहुत बड़ा कारण बन चुके हैं। अच्छा, 2013 में एक एस्ट्रॉइड हिट भी करने वाला था अर्थ सरफेस को, पर हुआ क्या, जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में वो एंटर होने वाला था तब वो एक्सप्लोड हो गया, फट गया, ठीक है, लगभग अर्थ सरफेस से 30 किलोमीटर की हाइट पे। ओके, 2013 का इंसिडेंट है ये। और उसकी वजह से कोई मतलब 1000 के लगभग ऐसे बिल्डिंग्स थी जो कि डैमेज हो गई थी, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग पर भी उसका असर पड़ा था, क्योंकि वो फ्रेगमेंट्स थे टूटे हुए एस्ट्रॉइड के, वो आके गिरे अर्थ सरफेस पे, है ना। तो और इसके अलावा देखा जाए, ये जो एस्ट्रॉइड थी जिसके ऊपर अब ये टारगेट किया गया है, इसकी साइज, इसको तो केवल एक डेमो की तरह देखा गया कि हाँ जी कल को ना ऐसा हो तो हम टैकल कर सकें, ठीक है। बड़ी एस्ट्रॉइड्स भी हो सकती हैं, 10-10 किलोमीटर साइज की भी एस्ट्रॉइड्स हो सकती हैं, ठीक है। पर हाँ ये है कि बड़ी साइज के एस्ट्रॉइड अगर हिट करें, ठीक है ना, अर्थ सरफेस को, तो उसमें 100 से 200 मिलियन साल लग जाते हैं। मतलब इतने सालों में एक बार होता है, 100 से 200 मिलियन सालों में कोई एक बार होता है जब अर्थ सरफेस से कोई बड़ी एस्ट्रॉइड आकर के टकराए। पर रशिया वाला जो केस है ना, उसमें 18 मीटर की थी वो एस्ट्रॉइड, ठीक है। और बाकी देखा जाए तो अगर आइडेंटिफाइड एस्ट्रॉइड्स की बात करें तो लगभग 26,000 छोटी बड़ी एस्ट्रॉइड्स के बारे में पता है, और हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में लगभग 30-35 नई एस्ट्रॉइड्स का पता और पड़ जाता है। इसका मतलब सेलेस्टियल बॉडीज तो बहुत सारी, कमी है नहीं। अब डार्ट मिशन की बात करें, डार्ट का पूरा नाम है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसमें क्या था, देखो 2 एस्ट्रॉइड्स हैं, एक का नाम है डिडीमोस जो कि साइज में थोड़ा बड़ा है। डिडीमोस की साइज कितनी है, 780 मीटर की, ठीक है। और देखा जाए तो इसके चारों तरफ में एक और एस्ट्रॉइड है, वो इसके रिवॉल्व करती रहती है चारों तरफ, उसका नाम है डाइमॉर्फस। तो ये डिडीमोस है और ये डाइमॉर्फस है, और ये दोनों का जो मैकेनिज्म है वो सन के चारों तरफ चल ही रहा है, और सन के चारों तरफ ये चक्कर काटती रहती है। इसका मतलब क्या हो गया, डिडीमोस का मून हो गया ये डाइमॉर्फस, ठीक है। इस तरीके से डाइमॉर्फस को, जो कि साइज में कितना है, 160 मीटर का, ठीक है, तो इस पर ये टारगेट किया गया था, ठीक है, कि कल को ना अगर कोई आ जाए मतलब एस्ट्रॉइड तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये कॉलिजन करवाया गया, और जहां पर ये डार्ट मिशन ने कोलाइड किया ना, वहां पर यूं बताया जा रहा है कि क्रेटर बन गई होगी, खड्डा बन गया होगा वहां पे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अच्छी सक्सेस भी कंसिडर की जा रही है। फिर देखा जाए, किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को हिट करना ये कोई पहला अचीवमेंट नहीं है। इसके पहले भी स्पेस में जाकर के टारगेट्स को हिट करने का जो प्रोजेक्ट है वो कर चुके हैं कई बार, पर थोड़ा फर्क है। अभी तक जो हो चुका है उसमें एंटी सैटेलाइट टेस्ट की बात करें, जिसमें इंडिया ने भी अपना एंटी सैटेलाइट टेस्ट कर लिया था, जिसमें लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे एक सैटेलाइट को सीधा हिट किया था, ठीक है, ए सेट मिशन के बेसिस पे, मिशन शक्ति समथिंग नाम था उसका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, उससे हिट करवा दिया था सीधा। तो एक तो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप हिट करो और उसमें प्रेसिजन, एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट आए कि हाँ सीधा उसको हिट किया जाए। तो वो चीज़ एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ है कि आप एक एस्ट्रॉइड को जो कुछ मीटर्स का है उसको आप हिट करना चाहो, तो और वो भी बहुत दूर की डिस्टेंस पर जाकर के, तो अचीवमेंट तो अपने आप में है। पर हाँ, स्पेस के बाहर भी हिट करने का जो अचीवमेंट है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। पर हाँ, एस्ट्रॉइड्स को हिट करना ये अपने आप में पहला काम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डार्ट मिशन क्या था, डिडीमोस और डाइमॉर्फस ये क्या थे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो, संस्कृत की एनसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड ये आर्टिकल है। एनसाइक्लोपीडिया मतलब डिक्शनरी कम डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, है ना। इसमें क्या है, देखो कई सालों से काम चल रहा है संस्कृत डिक्शनरी, या फिर कह सकते हो एनसाइक्लोपेडिक संस्कृत डिक्शनरी बनाने के लिए। कहाँ पर, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। अब क्या उसको स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन कर दिया गया है, ओके। इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और वहाँ पे प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ संस्कृत, उसको तैयार करना। और ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ हुआ है, 1948 से, इतने सालों से ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू है ना। इसमें क्या किया जा रहा है कि एक 20 लाख शब्दों की पूरी एक डिक्शनरी तैयार की जा रही है, जो कि वर्ल्ड की, जहाँ तक है
लार्जेस्ट डिक्शनरी होगी किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड अगर देखी जाए तो। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, इंस्टीट्यूशन का नाम आपने देख ही लिया। काम क्या है कि वेद, दर्शन, साहित्य, धर्मशास्त्र, वेदांग, ठीक है, व्याकरण, तंत्र, एपिक्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, इनसे रिलेटेड जो संस्कृत की जो भी लिखी हुई किताबें हैं, इंस्क्रिप्शन या कुछ भी, उन सब से वर्ड्स को कलेक्ट करना और उनकी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन करना। ठीक है, अभी तक आप देखो लगभग 1464 1464 बुक्स को रेफर किया जा चुका है ना। 25 साल तो देखो इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने में लग गया। अब उन कलेक्शन के बाद में फिर उनमें से वर्ड्स निकाल करके उनकी डिटेलिंग की जा रही है। तो देख लो 1948 से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, अभी तक ये बताया जा रहा है लगभग 35 वॉल्यूम्स है ना, वो इसके तैयार हो चुके हैं और 36th वॉल्यूम जो है वो जल्दी ही आ जाएगा। तो अभी टाइम बहुत लंबा लगने वाला है। ठीक है, इसमें 12 टीचर्स, रिसर्चर्स ऑफ संस्कृत ये काम कर रहे हैं मिलकर के, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने आप में ये। ठीक है ना, और इसमें जो वर्ड की जो सीक्वेंस है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहेगी, पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड लिख दिया और उसका मतलब होगा, मीनिंग होगा, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी उसमें डाला जाएगा कि किस बुक में कहाँ पर क्या इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, है ना। तो जिस टेक्स्ट से उस वर्ड को निकाला जा रहा है या लिया जा रहा है इस डिक्शनरी में, वहां पर यह भी मेंशन किया जाएगा कि इस वर्ड का जब यूज किया गया था उस पर्टिकुलर बुक में या उस पर्टिकुलर रेफरेंस में तो क्या कॉन्टेक्स्ट था, है ना। कॉन्टेक्स्ट का बहुत फर्क पड़ता है। हमें पता है कि एक वर्ड का 20 से 25 अलग अलग मतलब निकलते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है ना। तो वो उस तरीके से एनसाइक्लोपीडिया को बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये अपने आप में। ठीक है, और इसमें अभी पिछले कुछ सालों में थोड़ी स्पीड आई है, वो डिपेंड कर रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना। इसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, कोशाश्री, ये सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा सॉर्टिंग करने में, एडिटिंग करने में तो वो थोड़ा आसान हो पा रहा है। ठीक है, और आप देख लो इस सॉफ्टवेयर को लाने के बाद में एक साल में लगभग 4000 वर्ड्स ऐड कर दिए गए, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1464 टैक्स, 74 ईयर्स, 35 वॉल्यूम्स, काउंटिंग अभी कंटिन्यू चल रही है। बहुत बड़ी डिक्शनरी बनाई जा रही है संस्कृत की। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर पेज नंबर 16 पे आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ने साइंस हेल्थ डिपार्टमेंट को ये कहा है कि नोबेल प्राइज़ जिस तरीके से दिया जाता है वैसे ही विज्ञान रत्न प्राइज़ के ऊपर भी हमें काम करना चाहिए, जिससे कि हम साइंटिफिक कम्युनिटी को और प्रमोशन दे सकें इंडिया में। ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोली गई है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस को और बाकी रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको। इसके आगे अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि दिबांग में जो एक तो आप कह सकते हो कि जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाना था 300 मेगावाट का, उसके लिए मना कर दिया, और दूसरा दिबांग वाले एरिया में नेशनल पार्क बनाने के लिए लोगों को हटाने की बात की जा रही थी, तो इसलिए लोगों ने वहाँ पे ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक है ना, और एनजीटी ने भी इस केस को फिर रफा दफा कर दिया, बोला कि जब लोग ही एग्री नहीं कर रहे हैं तो हम इस बारे में जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड ये दिबांग वाला एरिया आ गया। फ्रंट पेज की बात करें तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, अभी यूएसए में जब बातचीत हो रही है ना, एक तो F-16 की जो अपग्रेडेशन की बात की गई कि हाँ जी अमेरिका जो है वो लगभग $450 मिलियन की सपोर्ट देने वाला है पाकिस्तान को, तो हमारी तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि भाई पागल किसको बना रहे हो आप। ठीक है, हमें ये नहीं कह सकते कि हाँ जी F-16 हमारे अगेंस्ट में काम में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था। फिर उसके बाद में उनकी तरफ से एस जयशंकर के जो काउंटर पार्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने ये कहा कि टेररिज्म के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए हमने ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड किया है। किसको? पाकिस्तान को। इस तरीके से अब जवाब देना पड़ता है भाई, इंडिया का ओहदा बहुत ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और अब ये इस चीज़ के एविडेंसेस भी मिल रहे हैं, और जहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी बोलना शुरू कर देते हैं बाकी लोग केवल सुनते ही हैं, ऐसा कुछ और आप देख रहे हो। इसके आगे डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के बातचीत चली रही है ना। पहले जो बिल था 2019 से पार्लियामेंट में, उसमें पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी ने तो बोल ही दिया था, बोला बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट ये करने पड़ेंगे, फिर गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था। अब इस पर देखो ड्राफ्ट रेडी हो रहा है, और जहाँ तक है विंटर सेशन जैसे स्टार्ट होगा नवंबर दिसंबर में, तब री इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस नॉन पर्सनल डेटा
बिल्कुल नॉन पर्सनल डेटा का मतलब, और ये सारी डिटेल जो हमने पहले डिस्कस की हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रूर देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली जवाब दे दूंगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ है क्वार्टरली, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नॉन फार्म सेक्टर्स में 9 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें लगभग 3.18 करोड़ नौकरियां मिली हुई है। अब ये क्वार्टर बेस्ड डेटा है, इतना काम का है नहीं, है ना, ठीक है, मोटा मोटा। अच्छा, इसमें ये जो ड्राफ्ट बिल अभी लाया जा रहा है ना, पहले भी प्रपोजल दिया जा चुका था गवर्नमेंट के द्वारा, किसके, ये डेटा प्रोटेक्शन के लिए, कि इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस हम ओपन करेंगे। बाकी ये बात बोली गई है कि प्रॉपर डेलिब्रेशन डिस्कशन के बाद में ये कुछ ऑफिस स्टैब्लिश होंगे। ये कयास है, देखने ना, ठीक है ना, अभी कोई कानून के अंडर में बनाया नहीं जा रहा है, बस ये बनाने की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स हम जब भी खरीदते हैं, आपको पता IMEI नंबर आता है हर एक हैंडसेट का, यूनिक, है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि जो भी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको IMEI रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, किसके साथ में, गवर्नमेंट के साथ में। और यही चीज़ बोली है, 15 डिजिट नंबर होता है जिसमें कि एक मोबाइल डिवाइस को आइडेंटिफाई करना आसान रहता है। तो ये हो गया यहाँ पे। वर्ल्ड पेज पे अगर नज़र डालो तो देखो, रशिया से जो गैस पाइपलाइन डाली हुई है ना यूरोप के लिए, एक तो नॉर्ड स्ट्रीम 1, एक नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पे वैसे तो काम हुआ नहीं, पर अभी लीकेजेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे बाल्टिक सी के पास में, डेनमार्क का जो बॉर्नहोम करके एक टाउन है या सिटी है जो भी है, उसके पास में बाल्टिक सी में ये इस तरीके के बबल्स उठते हुए दिखे, मतलब गैस लीकेज हुआ है। इसके अलावा रशिया ने जो अभी रेफरेंडम करवाया था ना फर्स्ट राउंड का, उसमें 96% लोगों ने ये कहा कि भाई हमें रशिया को ज्वाइन करना है। कौन से एरिया की, डॉनबेस वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं, ओके। तो ये हो गया, चलिए बस, और तो कुछ काम का है नहीं इतना ज़्यादा। बाकी बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, वो भी USA में हैं, तो इन्होंने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि भाई इंडिया के साथ में कैसे रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप बना सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाली बात है। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है। चलिए डिस्कशन यही ख़त्म है।